पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और इस केस में सवाल किया जा रहा है वजीर आजम और उनके खानदान से कि जो बैरून मुल्क आपने असासे बनाए वो कैसे बनाए, ये पैसा कहां से आया। और इस सवाल का जवाब आज भी जो पेशी हुई उसमें भी ये जवाब मौसूल नहीं हो सका। इससे पिछली पेशी जो हुई थी उसमें वजीर आजम के हवाले से खास तौर पे कहा गया था कि जनाब मनी ट्रेल प्रोड्यूस करें, अपने जवाबात पेश करें, जिसके जवाब में एक कतर से खत आ गया, एक दुबई से स्टील मिल का मुआहिदा आ गया, जिसमें मुआहिदे को जब पढ़ें तो पता लगता है कि मियां शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। और आज जब अदालत में हेयरिंग हुई इस इंपॉर्टेंट केस की तो 2 हफ्ते बाद की तारीख मिल गई, यानी कि 30 नवंबर को अब दोबारा इसकी समाअत होगी। आज अदालत में इस हवाले से क्या हुआ, अदालत में मौजूद थे सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, उन्हीं से मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने। आज जो रिमार्क्स आए जजेस के, उससे तो ये अंदाजा हो रहा था कि शायद जजेस की तैयारी ज्यादा थी और आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी तैयारी नहीं थी। बिस्मिल्लाह, तासुर तो ऐसा गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई केस का फैसला है या उसमें कोई फैसले की तरफ ये कोई इशारा हो सकता है। जो असल इशू था आज उस तरफ नहीं गई सूरत हाल, असल इशू एक ही था। पहला इशू ये था कि 2 सवाल बनते थे जो दोनों बेंच ने किए हुए थे शरीफ फैमिली से। आप बताइए इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और दूसरा आप ट्रेल बता दीजिए। एक आपने बता दिया, दूसरा मैंने इजाफा कर दिया। जो उन्होंने पेश किया उसमें उन्होंने ये जो शहजादा साहब हैं इनको LNG शहजादा कहा जा रहा है, मैं भी कह रहा हूं LNG शहजादा साहब ने उसमें ये कहा कि मेरा ये ख्याल है कि मेरे वालिद साहब के साथ इनके बड़े ताल्लुकात थे और मेरी जो रिकलेक्शन है वो मुझे बताती है कि कुछ पैसे थे। अपने वालिद साहब के साथ इतने अच्छे इनके ताल्लुकात है, सबको पता है एक और गल्फ के मुल्क की तरह अपने वालिद साहब को निकाल के किसने कब्जा किया है, वहां तो अलग सलाह की कोई नहीं है। तो वालिद साहब की किसके साथ क्या डीलिंग थी, जिस वालिद को बंदा निकाल के कुर्सी पे बैठ जाए उसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। सो इट्स ऑल फैब्रिकेशन। और LNG शहजादा साहब ने LNG डील बचाने की कोशिश की है। दूसरा जो आपने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि कहा जा रहा था कि मियां शरीफ साहब के पैसे हैं, मरहूम अल्लाह उनको बख्शिश करे, लेकिन मरहूम के पैसे इसलिए नहीं हो सकते थे कि जो डील हुई है वो एक शेख के दरमियान है और तारिक शफी के दरमियान है। और मैं समझता हूं कि आज मैं शहबाज शरीफ को मुखातिब करके ये कहने लगा हूं कि शहबाज शरीफ हमेशा कहते थे कि अगर एक धमड़ी, एक देले, एक पैसे, एक आने, एक कसीरे जो अब रहे ही नहीं सारे के सारे, उनके अगर आप साबित कर देंगे कि कोई गड़बड़ है तो वो सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। तारिक शफी ने जो एग्रीमेंट किया उसमें लिखा हुआ है कि ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्जैक्टली। अगर हमारे प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोग्राम से पहले आपको पता है उन्होंने कहा था कि जी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट निकालूंगा, अगर शहबाज शरीफ साहब का जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं वो दस्तावेज हमें स्क्रीन पे दिखा दें, तो वो एग्जैक्टली वहां पे रिप्रेजेंटेटिव पकड़े गए। पंजाबी में कहते हैं आज शहबाज साहब फड़े गए। दूसरा, वो शहबाज की जो परवाज है ना खत्म हो गई है इसके साथ ही, जो वो मॉरली यूं यूं करके करते थे ना, अब नहीं कर सकेंगे। दूसरा कहां से पकड़े गए, उनकी बेगम साहबा हैं तमीना दुर्रानी साहबा, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है। उन्होंने कहा ये अब्बा जी के पैसे ही नहीं है। बोल बोल के झूठ, 101 झूठ का इजाफा करने के बावजूद भी आज फिर भी पकड़े गए। राइट, एग्जैक्टली। दोबारा स्क्रीन पर दिखा दें बाबर अवान साहब, जिस दस्तावेज का आप जिक्र कर रहे हैं वो यही दस्तावेज है। मिस्टर तारिक शफी रिप्रेजेंटेड बाय हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शहबाज शरीफ। और ब्रादर अरशद शरीफ, मुझे ये बताइए फ्रंटमैन किसको कहते हैं? पाकिस्तान के कानून में बेनामी किसको कहते हैं? ये तो पकड़ी गई ना, कहां डिक्लेयर किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने? ये तो परसों तक यही सारे झूठ बोलते रहे ना। ये झूठ उनके कागजों में पकड़ा गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। कागज मैंने या कोई आपने तैयार नहीं किए, ARY के कागज नहीं है जिनको जुटलाया जा सके, बाबर अवान के दफ्तर के कागज नहीं है, उनके अपने ऑथराइज्ड ऑफिसर के जो रिप्रेजेंटेटिव है। और कर क्या रहा है वो जाके बाहर। अच्छा, अब ये रेलेवेंट किस तरह से हो गए? ये रेलेवेंट इस तरह से हैं कि जो डेट्स हैं जहां से मर्जी शुरू कर लें। 77 के मार्शल लॉ के बाद 79 में ये पहले एक कर्नल कयूम साहब थे मरहूम, उनके जरिए से इन हुए, फिर ये जनरल जिलानी साहब तक पहुंचे, फिर ये जनरल जिया साहब तक पहुंचे। 83 में तो इनको मिल वापस, जो कहते हैं ना हमें खंडर मिला था, उस खंडर के साथ इनको क्या मिला किसी दिन वो भी प्रोग्राम रखिएगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या मिला खंडर के साथ। ज़ियाउल-हक से इनको BCCI के कर्जे की माफी की समेत और क्या क्या किस किस को मिला वो भी मैं आपके प्रोग्राम में बताने के लिए तैयार हूं विद पेपर्स। जो असल इशू था वो ये था कि आप ये बताइए कि पैसे आपने कहां से लिए।
बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के फजलो करम से मिल बेच के, और अजीजिया में मक्का शरीफ से मक्का मोज़मा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके करीब से मिल बेच के वहां से पैसे फला जगह गए। अच्छा, फिर बेगम साहबा जो हैं शहबाज शरीफ की, उन्होंने जो 3 ट्वीट्स किए हैं, मैंने रात को रीट्वीट किए थे और मैंने जान के रीट्वीट किए थे, इसलिए कि बहुत बड़ा सच है वो। ये जिस तरह ये इस सदी का मुकदमा है, इस सदी के सबसे बड़े झूठ उन्होंने बोले, उस सदी का सबसे बड़ा सच है। उसने कहा वाले तो कुछ नहीं था। अगर वाले साहब का होता तो फिर ये शरीयत के पाबंद, ये जिले इलाही, ये अमीरुल मोमिनीन, तो फिर बहनों को भी हिस्सा देते अगर हूं, भाइयों को भी हिस्सा जाता है अगर हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि शरीयत के पाबंद वालिद साहब जो थे वो कहते कि मैं बाकी दोनों को नहीं देता, मैं एक को देता हूं, और एक के भी मैं पोते को देता हूं, पोते को भी एक को देता हूं, एक पोते को भी महरूम करता हूं, पोती को भी मैं महरूम करता हूं। ये हो नहीं सकता, सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए जो सवाल हैं वो बढ़ गए और उनके जवाबात डेफिनेटली। देखिए, अब जजेस की जो आज की इनक्विजिटोरियल उनकी जो नेचर थी उनकी प्रोसीडिंग्स की, मैं उसका नाम रख रहा हूं, उसके 2 मतलब थे। एक तो ये कि जजेस, अगर आज कमीशन बनाना होता, आज बन गया था ना, किसी ने मना कराया, थोड़ा ये कोई रोक सकता है, कमीशन बन जाता। जजेस ये चाह रहे हैं पहले अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सेटिस्फाई होना उनका हक है। जजेस हमारे वकील नहीं होते हमारे लिए बोले, वो हमारे लीगल एडवाइजर नहीं, हमें मशवरा दें आप ये करें आप ये करें, लेकिन उन्होंने सारा उस सच को सामने लाने के लिए जजेस ने सवालात सामने रखे। जवाब देना हमारा काम होता है, वकील का काम होता है। जवाब दिए। अच्छा, पीटीआई ने जवाब दिया अदालत में, या तकरीरें पढ़ के सुना दी वजीर आजम की, क्योंकि हुकूमती वजीर ने कहा कि जी अल्लाह की मेहरबानी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ अदालत में पेश किया। मेरे ख्याल में ये तासुर किसी हद तक जायज भी है, और उसमें से पढ़ने वाली 3-3 लाइनें थी, और वो तकरीरें पढ़ना मेरे ख्याल में कोई ज्यादा जरूरी नहीं था। मैं अपनी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात है जो बड़ी जरूरी है, वो पीछे रह जाएगी। वो बड़ी जरूरी बात अरशद शरीफ साहब ये है कि जजेस कर क्या रहे हैं? जजेस हिस्ट्री लिख रहे हैं, ये मुकदमा नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ अ सेंचुरी। पाकिस्तान जिसकी उम्र 71 साल तकरीबन कुछ महीने के बाद हो जाएगी, उसमें कभी इंसाफ नहीं हुआ। एहतसाब के मामले में सियासी एहतसाब हुआ, हमेशा ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। ये पहला मौका आया, जजेस सच तक पहुंचने का खोज लगा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। उनके सवालात से ना खौफजदा होने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है। अब जवाब किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सारे के सारे फ्लैट्स हैं, इनके बारे में 5 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ एक भाई का, एक मौक़िफ़ हमशीरा मोद का, एक मौक़िफ़ दूसरे भाई का, एक मौक़िफ़ बेगम शहबाज शरीफ का, एक मौक़िफ़ बेगम नवाज शरीफ का, और सबसे बढ़ के एक मौक़िफ़ है वो नवाज शरीफ साहब का, जो आज ये LNG शहजादा साहब उसके लिए लेके आए हैं कल। पोर्ट कासिम में भी उनके हैं, और सैफुर रहमान साहब के साथ वहां 11 जगह जी हैं वो, 11 जगह हैं, 11 जगह हैं, 11 जगह हैं। अब ये 5 मौक़िफ़ खानदान के हो गए, और जो हेड ऑफ द फैमिली है एक छठा मौक़िफ़ उनके लिए आ गया। इनमें से एक ही सवाल बाकी रह गया है। वो तो बात खत्म हो गई ना आज, कि वो ट्रेल कोई बताते, वो कोई सोर्स ऑफ इनकम, ना सोर्स ऑफ इनकम आया, ना कोई ट्रेल आया, खत आ गया उसकी बजाय। तो जो फिल्मी शहजादा आया ना जी, पहले भी एक फिल्मी शहजादा आया था जो छुड़ा के ले गया था जेल से और कैदी को, और अब फिर एक फिल्मी शहजादा कैद जो होने वाले को बचाने के लिए बना था, उसमें भी कतर का ही लेटर आया था बेल आउट के लिए। उसमें तो आपको याद है प्रिंस मिकरन आए थे, जो मुखाबरात जिसको उनकी ISI कहा जा सकता है, उसके जो इंचार्ज थे सऊदी अरेबिया से। अब सवाल ये जो बाकी रह जाता है, सवाल कौम जानना चाहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो सवाल सिर्फ बाकी रह जाता है, वो सवाल ये रह जाता है कि आप ये बताइए कि ये जो 6 मौक़िफ़ आपके घर के हैं, इन मौक़िफ़ में से सच्चा मौक़िफ़ कौन सा है? ये एक सवाल है, बाकी खत्म हो गया ना जी, सवाल किधर रहे? बाकी अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है, मैं अब आपको ये वे फॉरवर्ड भी बताता हूं, अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि LNG शहजादे का खत ठीक है, दिल वॉक आउट विक्टर, फतेहयाब हो कि विक्ट्री बनाते हुए जाएंगे, ढोल भी मंगवाएंगे साथ जो उन्होंने मंगवाए थे, और कीमे वाले नान भी जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था उन्होंने, वो फिर करेंगे वो सारी सेलिब्रेशन अपनी। और अगर वो ये कहते हैं कि जनाब इसमें तो इस खत में, अब मैं खत की तरफ चला गया हूं, आप खत में कंफर्मेशंस हैं किसी किस्म की कि जो फ्लैट्स का जिक्र है, 4 फ्लैट्स का उसमें जिक्र है कि हाँ जी ये हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि जी ये ऑफशोर कंपनीज भी उसमें कंफर्म हो रही हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि जी उसी दौर में ये खरीदे गए फ्लैट, कंफर्मेशंस तो आ रही हैं उस खत में भी। मैं अरशद भाई अपना जवाब दूं आपके सवाल का, पहले वॉलंटियर करूं? दोनों कर दें। अच्छा, दोनों कर देते हैं। आपका सवाल फिर उसको प्रेसिडेंट और आपका हक शुबा फाइक हो गया जी। पहली बात यह है, खत में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन थी ना, डेट है कोई? 5 नवंबर 2016।
नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन की डेट नहीं, उस खत की, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भी देखे होंगे नवंबर 2016 की ना, वो तो सारी कौम को पता है ना, ये फैब्रिकेशन की जा रही है, झूठ को छुपाने के लिए हर रोज झूठ बोला जा रहा है, झूठ मजीद खुलता जा रहा है, इसलिए कि अंग्रेजी में कहते हैं लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, और उर्दू में कहते हैं झूठ के पांव कहां। अब अगला इसका पहलू, उसमें ट्रांजैक्शन की कोई डेट है नहीं है, साल है नहीं है, तारीख है नहीं है, महीना है नहीं है, अकाउंट नंबर है नहीं है, बैंक है नहीं है, तो ये क्या ट्रांजैक्शन है? सूट केसेस में नहीं जा सकते पैसे? वो तो घड़े में भी लोग रखते थे, जमाना और था, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को कहते हैं, ये तो कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब मैं वॉलंटियर पोर्शन जो है वो आपके मैं सामने रख देता हूं। मैंने पहले कहा कि खत अगर मान लिया गया तो ये घर चले गए, और यूं करते हुए गए, और हमले वाले नान फिर उन्होंने मंगवा लिए। दूसरा इसका पोर्शन देख लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, मैं नहीं कहता क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, वो तो उन्होंने कहना है ना, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, या जो भी अपनी तशफ़ी तसल्ली सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, उसके मुताबिक वो चलेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि इस खत में हमें आप बताइए कि कहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम एस्टेब्लिश होता है, और जवाब नहीं मिलता, अगर वो ये कहते हैं कि बता दीजिए कि ट्रेल कैसे है, अगर वो कहते हैं कि इस गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है जो पनामा का खुद मुल्जिम है, इस गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है जो आपके फ्रंट मैन का पार्टनर है, इस गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है जो सेल्फ कन्फेस्ड इनको अपना एक जुर्माने की सूरत में बैनुल अक़वामी तौर पे एक सजा हुई है, यानी बैनुल अक़वामी तौर पे सजा याफ्ता शहजादे साहब हैं। अगर ये सारे शहजादे के सारे कवायफ सामने जो सामने पड़े हुए हैं ना जी इस वक्त, ये सारे वहां पेश कर दिए जाते हैं, इनके लिए 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट का टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कि जनाब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है शहजादा साहब, और इनकी एलएनजी की वजह से इन्होंने एलएनजी का ठेका बचा रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब को तो नहीं बचा रहे। शहजादे किसके हामी होते हैं? बादशाह के। बादशाह किसका हामी होता है? सिर्फ अपनी बादशाहत का। आवाम तो रुलती है बादशाहों के जमाने में और उनके मुल्कों में। असल इशू ये है कि एलएनजी को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि अगर ये मौजूद रहे, और फिर इतनी ही परेशानी इंडिया में है। इंडिया आपको याद नहीं है, दुबई में उनका जलसा हुआ 50,000 का, जो मुल्क अपने मुल्क में अपने जलसे नहीं करता उन्होंने उसका जलसा। एक परेशानी इस पूरे रीजन में मची हुई है कि नवाज शरीफ कहीं चला ना जाए, लोगों के मुफादात के ऊपर जद पड़ने की चांस है। अब अगर ये सवालात इस तरह से इनके जवाब आते हैं जो इसी तरह ही बनते हैं मेरे कागजों में, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला वो नहीं ना देगी कि यू जस्ट गो अवे। बहुत बड़ा सवाल जो आज बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, आपने खत का जिक्र किया, इस खत का आज जिक्र हुआ आज की हियरिंग में? आज की हियरिंग में जो हुआ आपके सामने ही है, लेकिन इस खत में से जो जस्टिस शेख साहब थे उन्होंने तारिक शफी वो बड़े ज़हीन आदमी। अच्छा, मैं बेंच को थोड़ा, मैं किसी पे तबसरा हमायत मुखालफत का कभी नहीं कर सकता, मैं दोनों को तो इन्हें अदालत समझता हूं। मैंने जब सियासी जज था तो मैं यही कहता था, पूरी कौम और बात कहती थी, बाबर रवान का मौक़िफ़ ये था, फिर आज सारे वो मानते हैं मौक़िफ़। इन जजेस के अगर आप सीवीज की मैं बात करूं ना, तो जो अजमत सईद शेख साहब हैं, इन्होंने बड़ा लंबा अरसा और बहुत बड़े बड़े मुकदमात में नैब के प्रोसिक्यूटिंग साइड के ऊपर ये काम कर चुके हैं। एक देख लीजिए, यानी कि नैब का जो केस नंबर 5/2000 जो प्राइम मिनिस्टर साहब पे था, उसका भी इल्म होगा इनको। मैं कहता हूं ये बहुत एक्सपीरियंस है ना इनका इकोनॉमिक क्राइम का, उस एतबार से जो प्रैक्टिस की एतबार से मुझे भी एक्सपीरियंस है। दूसरा, जो खोसा साहब बैठे हुए हैं, ही इज एन इंस्टीट्यूशन ऑन द क्रिमिनल साइड। मैं यहां बात खत्म कर देता हूं, मुझे खुशामद ना मेरा पेशा है ना मेरा तरीका है। लोग कहते हैं मैं सख्त बात करता हूं। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, नाबगाए रोजगार इस एतबार से कि समझने की भी कोशिश करते हैं, वकील को भी पूरा मौका देते हैं। सिविल साइड के वो किताब की तरह, मुझे उनके कई फैसले बड़े जबरदस्त किस्म के हुकूमतों के खिलाफ बड़े सख्त आए हैं। जो हानी साहब हैं, वो सिविल साइड के वहां बैठ के बता रहे होते हैं, अच्छा फलाना ऑर्डर आप देख लीजिए, उसमें से फलां सेक्शन जरा निकालिएगा, फलां कीजिएगा। और जो इजाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने कमर्शियल साइड के ऊपर भी काम किया हुआ है। इसलिए कौम को ये जायज तवक्को है कि फैसला कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। जायज तो लीगल एक मैक्सिम भी है जो कानून के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, नो दाई जज। तो इसी जो आपने ये बातें बयान की, इसी वजह से आप पीटीआई के वकला को कान में आज मशवरे दे रहे थे। और मशवरे क्या दे रहे थे आप? मशवरे टीवियों पे थोड़े ही होते हैं, मशवरे तो नहीं होते, टीवियों पे तो ऐलान हो जाते हैं। जो भी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, इमरान साहब के जितने पर्सनल केसेस हैं उनमें मैं उनका वकील हूँ, बड़े बड़े मुश्किल केसेस हैं चीफ जस्टिस वाले समेत,
तो मशवरे चूंकि मांगे जाते हैं मुझे, इसलिए मैं उनको मशवरे देता हूँ। तो मैं और बात इससे अगली, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर दूं। इस केस के हवाले से पाकिस्तान में यह तय होना है कि क्या पाकिस्तान एहतसाब और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक कामयाब रियासत है या नाकाम रियासत। लिमिटेड बात मैंने की है। ये एक यूसुफ रजा गिलानी साहब के जब फैसला आया था उसमें एक नज़म भी लिखी गई थी, खलील जिब्रान का रेफरेंस भी दिया गया था, पिटी द नेशन, जो कि उस कौम पे अफसोस होता है जो गरीबों और कमज़ोरों का तो एहतसाब करती है लेकिन ताकतवर लोगों का नहीं। ये किस जज साहब ने लिखी थी? मैं कहता हूँ ये तो खलील जिब्रान बड़ा बाद में आया। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी हज़ार जाने कुर्बान, आपकी हदीस शरीफ है। मैंने उस्मान डार के केस में जब ये कहा गया बेंच की जानिब से कि देखिए इसमें उम्मीदवार का क्या कसूर है, मैंने जो दलील दी थी वो ये थी कि 52,900 से ज्यादा वोट ही मौजूद नहीं है। हर थैला उसकी सील टूटी हुई है, हर थैला फटा हुआ है और वोट डबल हैं। खुद लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट बैग्स हैं। और मैंने कहा कि यह भी लिखा हुआ है कि 5 पोलिंग स्टेशंस के उस्मान डार का अभी तक रिजल्ट आज की डेट तक जज साहब नहीं आया। इसके बावजूद मैंने कहा कि मैं हदीस शरीफ पे अपनी मैंने कंक्लूड किया, और हदीस शरीफ ये थी कि तुमसे पहले उम्मतों की तबाही का सबब यह था कि अगर कमजोर का मुकदमा आता तो पूरी ताकत यानी जबरूत के साथ उसके ऊपर लागू किया जाता था कानून, लेकिन ताकतवर आ जाए तो कानून अपनी नजरें फेर लेता है। मैंने कहा ये बड़े ताकतवर हैं। यहां मैंने बात खत्म की थी। खलील जबरान वाली नज़म की जरूरत ही कोई नहीं थी। और वो अगर उस जजमेंट पे भी मैं कमेंट करूं तो वो भी एक अजीबो गरीब किस्म के मेरा कमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं मुख्तसर बात करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह 2 मुकदमों के फैसले, अभी उस्मान डार पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जिस दिन फैसला आएगा उस दिन उसको हमने एग्जामिन करना है दोबारा, और फिर अगली भी कोई बात हम सोचेंगे। लेकिन जो आ गया जुडिशल कमीशन जो बनाया गया था धांधली के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान में कोई इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हो सकता। सेंक्टिफाई कर दिया उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने। यह कहा है कि 60% इलेक्शन ठीक हुआ, यानी अगर आप 10 में से 4 वोट चोरी कर लें तो उसकी तो इजाजत हो गई ना जी। और कौन होगा जो 2-3 जजों के फैसले को नीचे बैठ के नहीं मानेगा? रिटायर्ड सेशन जज। सेंचुरी का सबसे बड़ा मुकदमा जिसको इस सदी का करार दिया है, उस हवाले से तारुल कादरी साहब ने एक मशवरा दिया है कि बाबर अवान साहब को पीटीआई को वकील करना चाहिए। आपसे कोई राब्ता हुआ या ये? जो तारुल कादरी साहब हैं मेरे दोस्त भी हैं और वो भी मुझसे मशवरा करते रहते हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन जो पार्टी का हक होता है, लिटिगेंट पार्टी से मुराद जो फरीक है, उसका हक होता है अपनी मर्जी का वकील रखे। वकील की मर्जी से तो कोई ऑफर हो तो आप लेंगे? मैंने कह दिया जितना मैं कह सकता था। शेख रशीद साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मुफ्त का वकील केस पर ज्यादा मेहनत नहीं करता, इसका क्या मतलब है? ये शेख साहब भी मेरे भाई हैं, उनसे पूछिए, वो बड़े खुल के बात करते हैं, छुपाएंगे नहीं। पीटीआई फीस वगैरह दे रही है अपने वकला को? देखिए ये क्लाइंट और अपने वकील का रिलेशनशिप है, इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आप समझते हैं इस केस में अभी भी जान है? यस, आई एम श्योर अबाउट इट। यस, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यस, आई से यस लाइक आई कैन से यस अरशद शरीफ साहब इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से रोजे रोशन की तरह का मुकदमा है। इस केस को हामिद खान साहब टर्न अराउंड कर सकते हैं? बरावान ये तो जो लिटिगेंट है उसकी चॉइस होती है ना, मेरी लिटिगेंट की चॉइस छोड़ दें। आज जो कुछ हुआ इसको आप टर्न अराउंड कर सकते हैं अदालत में? देखिए ना, मैं कहता हूं नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। कुछ नहीं गया इस मुकदमे में से। और बुनियादी सवाल अपनी जगह खड़ा है। बुनियादी सवाल कम हो गए। एक सवाल है, जिस हाथी के पांव में पांव 4 और पैदा कर लीजिए। बुनियादी सवाल एक ही है कि आप बताइए आप 6 में से सच्चा कौन है? एलएनजी शहजादे वाला, लोकल शहजादियां शहजादे हमारे लिए सारे मोहतरम, आप में से कौन सच्चा है? यह सवाल है। बारे सबूत आज शिफ्ट हुआ है या नहीं? वो पहले दिन से उसके ऊपर है जो ये कहता है ये फ्लैट मेरे हैं। पहले दिन से वो शिफ्ट ही नहीं हो सकता। बाबर अवान साहब, आपने क्रिमिनल केसेस भी काफी किए हैं, उसमें एक माल मसरूका माल मुकदमा होता है। इसमें माल मुकदमा क्या है? माल मुकदमा बरामद हुआ है अभी तक? माल मसरूका और माल मुकदमा एसेट्स की सूरत में 2 एसेट्स होते हैं जो माल मसरूका और माल मुकदमा होते हैं। इकोनॉमिक क्राइम केसेस में इमूवेबल एसेट्स भी होते हैं। ये बिल्डिंग हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, और इसमें माल मुकदमा मौजूद है।
ये बरामद होगा इंशाल्लाह। और मुल्जिम ने मान लिया है कि माल मुकदमा मेरे पहले दिन से मुल्जिम कहता है मेरे पास है, इसीलिए तो 111 कहानियां गढ़ चुका है मुल्जिम। रोज अपनी कहानी बदलता है, रोज वो कपड़े बदले, रोज वो जेल लगाए, रोज वो खिसाब लगाए, रोज वो सूट लगाए। अंदर से बंदा तो एक ही है ना, सवाल तो वही है ना, जो मर्जी आप कर लें। ऐसे कहां से आए, कैसे गए? और ये जो 6 लोग मैंने मोहतरम गिने, इनमें से एक सच बोल सकता है, 6 के 6। मैंने अभी 2 मिनिस्टर उनके छोड़ दिए, दोस्त है मेरा। और उनमें से एक जो दोस्त है वो आजकल लंदन में अहम मुलाकातें कर रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिला है, NSA से मिला है, लॉर्ड नजीर से मुलाकात हुई है। सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, और हम बात करेंगे टर्किश प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के विजिट के, और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की अगले सियासी स्ट्रेटजीज क्या हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आए, पार्लियामेंट से भी उन्होंने खिताब किया, अब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। एक बुनियादी सवाल जो बहुत से लोग आज पूछ रहे हैं कि जनाब हमारे वजीर आज़म इतने हैवी मैंडेट के साथ एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर बड़ी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, लेकिन उस फॉरेन पॉलिसी को जब चला रहे होते हैं तो जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो हम देखते हैं कि इतना इफेक्टिवली लड़ा नहीं जाता, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या आपके इंटरस्टेट रिलेशंस हो। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे कतर हो या टर्की हो, वहां पे पर्सनल रिलेशनशिप्स नजर आती हैं, जाती दोस्तियां नजर आती हैं। और इस जाती दोस्ती का एक मुजाहरा हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखा, जब कतर के साबिक अमीर की तरफ से खत पेश किया गया, एक बेल आउट पैकेज हुक्मरान खानदान को देने की कोशिश की गई। तो बुनियादी सवाल ये यहां पे ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाई जा रही है या अपनी जाती दोस्तियां पाकिस्तान के नाम पे निभाई जा रही हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड, अपने काम करके मेहनत करके जाने वाले 2 पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पहले सवाल मैं आपसे करूंगा, पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी चलाई जा रही है या जाती दोस्तियां निभाई जा रही हैं? देखिए, हमारे जो पार्टी के 4 पॉइंट्स चेयरमैन साहब ने दिए हैं उसमें सर फहरिस्त यही है फॉरेन पॉलिसी कि फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है और फॉरेन पॉलिसी कहाँ है। और माजी में अगर शरीफ्स की देखी जाए कि उनको जो 8-10 साल का मुआहदा हुआ सऊदी अरेबिया, वहाँ उनको बहुत सहूलतें मिली, एग्जाइल में रहे, और अब जब कतर का आप देख रहे हैं या अब जो अर्दोआन का भी जो विजिट है, तो इनको एक पर्सनल टच देते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लगता है कि इनके अपने मफादात जो हैं, ये तो क्लियर है कि कतरियों के साथ इनके मफादात हैं, सऊदीज़ के साथ हैं क्योंकि उनकी वहाँ पर बिजनेस रहा है, अब यही कि पिछले चंद सालों में तुर्कियों के साथ भी उनके रहे हैं मफादात। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। आई थिंक कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हमें कम नज़र आता है और ज़ाती जो दोस्तियां निभाने वाली बात है वो ज़्यादा नज़र आती है। और इसमें मैं इसकी निशानदेही इस बात से करूंगी कि देखें, जो जितना भी हमें गर्ज नहीं है, वी हैव ऑल रिगार्ड फॉर टर्की, हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, लेकिन हम तुर्की के अंदरूनी मामलात बहुत पेचीदा हैं। हम और आप साइड्स लेकर अर्दोआन, प्राइम मिनिस्टर अर्दोआन को प्लीज करने के लिए 400 उस्ताद यहाँ से निकाल दें जो पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पास क्या एविडेंस है कि गुलैन को इंटरनेशनल थ्रेट है, कहीं भी अपार्ट फ्रॉम टर्की कहीं और वो डिक्लेयर हुआ है? तो व्हाई डू वी सिट इन वन कैंप और द अदर? वी शुड बी न्यूट्रल। हाँ, वी हैव ऑल रिगार्ड, अर्दोआन इज एन इलेक्टेड लीडर एंड जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे उसके साथ अच्छे मरासम और अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उनको प्लीज करने के लिए करेंगे तो फिर यही लगेगा कि हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को भुला बैठे। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, जाती मुफादात या पाकिस्तान का मुफाद? नहीं अरशद, ये तो एक इनका स्टाइल है ना, शरीफ खानदान का पूरा गवर्नेंस का। ना देखें, इदारों को तबाह करके अपने फेवरेट्स अपॉइंट करते हैं,
अब इन पासिंग में ये जरूर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, ये जो एम्बेसडर साहब बैठे हैं कतर में जिन्होंने ऑथेंटिकेट किया है ये प्रिंस का सिग्नेचर, इनके वालिद साहब नसीम अहमद हैं, डॉइचे बैंक में थे, पर्सनल बैंकर थे शरीफ्स के। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस एम्बेसडर को इलीगली तारिक फातमी साहब ने अपॉइंट किया, बाईपासिंग द प्रोसेस, और वो उनके खिलाफ केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये पर्सनलाइज्ड है। कल अगर आप देखें जिस तरीके, देखें एक तो पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, तुर्की और पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात है हिस्टोरिकली। कोई भी पावर में होगा हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते अगर हम डिलिबरेटली खुद ना करें, लेकिन इनको पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। और ये नवाज शरीफ ने अनफॉर्चुनेटली किया। अगर आप कल का फुटेज देखें, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दी गई, पूरा शरीफ खानदान पहुंचा हुआ था। भाई वो ऑफिशियल विजिट पे अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करना चाहिए था। ना ये कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ले गए हैं और पूरा एक फैमिली वेलकम करी है। ये इन्होंने हिंदुस्तान के साथ किया। आपको याद है जब दोवाल और मोदी शादी के लिए आए, वो अपना पूरा सिक्योरिटी सेटअप लाया, आपने फैमिली ने घर पे रिसीव किया। और जब ये गए हिंदुस्तान इनॉग्यूरल के लिए, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो ऑफिशियली गया और APHC से नहीं मिला, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन से मिला और अपने बच्चों को मिलवाया। तो ये पर्सनलाइज जो है, इससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट सफर करते हैं। और पूरी जो एक नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पॉलिसी होती है जो मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, वो यू हैव रिड्यूस्ड इट टू शरीफ बादशाहत। और शरीफ के कैसे पर्सनल ताल्लुकात हैं दूसरे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ, तो ये बहुत डैमेजिंग है। और सैडली डैमेजिंग कैसे है? मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा या डॉक्टर शीम मजारी साहिबा कह रही है ये डैमेजिंग है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी चीजें आ रही हूँ कहेंगी बच्चों के कार हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, वहां पे वालिद साहब का था, वहां से पैसे चले गए, सऊदी अरब में भी स्टील मिल उनकी लगी हुई है, बरतानिया में एक और बेटे का कारोबार है। तो ये डैमेजिंग किस तरह से है? वही जिससे मैंने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इन्होंने क्योंकि जाती ताल्लुकात मुख्तलिफ रूलर्स से, अब ये कतर का एग्जाम्पल ले लें, हु इज दिस पर्सन जिसने ये खत लिखा है, इसका अपना बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों खत इनको दे रहा है, और पीछे पता चला कि इनके बिजनेस इंटरेस्ट लिंक्ड है, इनके जो लोग हैं उनके और इनके लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। सो मुल्क का मफाद जो है वो, उसके लिए यू नीड अ ट्रांसपेरेंट फॉरेन पॉलिसी। एक अच्छा सा आप चेहरा लेके आए जो एक फॉरेन मिनिस्टर हो, लेकिन उन्होंने अपनी जितनी भी आप देखें कि और जो डेवलपमेंट्स रही हैं, सऊदी अरेबिया ने उनको एक वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी स्टील मिल खोल दी। तो जहाँ वो गए हैं उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स जो है एक्सटेंड किए हैं। और जब आपका बिजनेस इंटरेस्ट है, पीछे मैं सुन रही थी बाबर अवान साहब बात कर रहे थे, LNG इज द मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट डील एवर। हमें अभी तक पता नहीं है। आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको पेपर पार्लियामेंट में कई दफा सवाल उठाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उठाए, PTI ने प्रोड्यूस नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटीज में प्रोड्यूस नहीं हुआ। असद उमर ने बहुत दफा ये उठाया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो प्रिंस हैं ये गालिबन सैफुर रहमान के पार्टनर है, रेडको इंटरनेशनल कंपनी 40% शेयर होल्डिंग सैफुर रहमान साहब ने कबूल की है। इनकी अल मिरकाब जो कंपनी है इन प्रिंस की, उनको आपने प्रोजेक्ट दिया पोर्ट कासिम का जो पावर का प्रोजेक्ट है, वो 51% चाइनीज कंपनी है और 49% ये अल मिरकाब। लेकिन चाइना विजिट में भी अगर आप दोनों को याद हो, हुसैन नवाज साथ थे, तो कल को ये तो नहीं है कि इन चाइनीज कंपनी के पीछे एक और पॉइंट, कोई टेंडर नहीं कॉल होता, आप इस अल मिरकाब को दे देते हैं। मतलब है कि ये पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट है, ये इसको मुल्क से नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप टेंडर नहीं करेंगे और आप एक कंपेटिटर्स को नहीं बुलाएंगे, यू विल नॉट गेट द राइट प्राइस। LNG का यही तो सारा इशू है, प्राइस का इशू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सैफुर रहमान का हाथ उधर है, इन प्रिंस का भी हाथ उधर है, और हर रोज एक वैसे नई कहानी भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझती हूँ कि पर्सनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, अब एक हफ्ते कुछ दिन पहले जब भिम्बर का इंसिडेंट हुआ, तो मैंने एक शो पे कहा कि भाई हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं जा रहे, तो PML वाले ने कहा जी देखिए मुझे फॉरेन ऑफिस का मैसेज आया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए। वो दिन, आज का दिन हम सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो रखते हैं,
ना उनको अंडरस्टैंडिंग है फॉरेन पॉलिसी की, ना उनके पास वक्त है। तो इस वास्ते हमारी फॉरेन पॉलिसी, अच्छी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि सऊदी अरब में उनका कारोबार जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, कतर में उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, कतर में अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, यूएई में इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर की यूएई में इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेड, बर्तानिया में पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेड। इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई सियासतदान बताएं जिसके इतने अच्छे ताल्लुकात हो। पर्सनल बिजनेस बहुत अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी देखें, सऊदी अरेबिया में आपके वर्कर्स रिप्रेस हो रहे हैं, यूएई में आपके वर्कर्स को प्रॉब्लम है, कुवैत आपको वीजा नहीं दे रहा, बर्तानिया में आपके स्टूडेंट्स को वीजाज नहीं मिल रहे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का इफेक्ट है। हाँ, पर्सनल बिजनेसेस उनकी बहुत तरक्की कर रही है इन सब ममालिक में। तो आपके सामने वाजे हो जाना चाहिए क्या डैमेज पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी करती है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तुर्क सदर का पाकिस्तान आना मैसेज क्या दे रहा था, क्या इस विजिट से हासिल हुआ। और मैं डॉक्टर शीरीन मज़ाही साहिबा से बड़े ऑनरेबली इजाजत के साथ डिसएग्री करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं चलाते, बहुत अच्छी चलाते हैं। उसकी मिसाल ये है जो कि कबूल किया कि हर मुल्क में जहां जहां उनके जाती ताल्लुकात हैं वहां उनके खानदान के बिजनेसेस हैं, बच्चों के बिजनेसेस हैं, वालिद साहब की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वजीर आजम की कोई इन्वेस्टमेंट आपको नजर नहीं आएगी। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तुर्क सदर का इस वक्त पाकिस्तान में दौरा हासिल किया हुआ। डॉक्टर नफीसा शाह, एक सेकंड अरशद, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने एक बात जिस पे खत्म किया था कि सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, जगह उनके नाम पे कोई मियां साहब के अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है और सारी दुनिया में उन्होंने प्रॉपर्टीज उनके फैमिली। हाँ, लेकिन अगर आप मियां साहब की स्टेटमेंट याद रखें जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही थी, या एड्रेस टू द नेशन, वन ऑफ दम, के जो कौम से खिताब के जो करप्शन करते हैं वो अपने नाम कुछ चीज नहीं रखते। ये अल्फाज प्लीज याद रखिएगा। आज अदालत में भी इसका जिक्र हुआ था। ये जरा याद रखिएगा। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, टाइमिंग और हासिल क्या हुआ इस विजिट से? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक इमेज अपनी बिल्ड इंटरनेशनली कि उनके कुछ ऐसे साथी हैं जो उसको हो सकता है बेल आउट करें। तो उसमें मेरे ख्याल से ये अर्डोआन का यहाँ आना एक पब्लिक में भी इम्प्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज के देखें मेरे तो कितनी सारी सपोर्ट है, कतरियों ने भी मुझे सपोर्ट किया है, अर्डोआन भी मेरे साथ है, ये एक हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अर्डोआन का भी जो आज पार्लियामेंट में खिताब था तो मुझे लग रहा था कि वो भी अपनी जो उनकी जो गुलैन के साथ एक राइवलरी, बिटर राइवलरी चल रही है, हालांकि पहले दोनों दोस्त थे फॉर डेकेड्स, एक ही साइड पर, दे वर ऑन द सेम साइड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिवाइड। सेक्युलरिस्ट्स के खिलाफ इन दोनों ने मिलकर मुहिम चलाई, जिसमें गुलैन को पहले भी एक ट्रायल हुआ था, उसमें इम्प्लिकेट भी हुआ था बिकॉज ही वाज ऑन द, दे वर ऑल बोथ ऑन द सेम साइड। अब उनमें फॉलिंग आउट हुई है। अब मुझे बताएं कि पार्लियामेंट में बिल्कुल एज आई सेड वी हैव रिगार्ड फॉर टर्की और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन फतेहुल्लाह गुलैन का मैसेज ये देना कि पाकिस्तान को इससे खतरा है, तो पाकिस्तान को उससे क्या खतरा हो सकता है। तो दोनों ने, मैं समझती हूँ कि अपने अपने इस वक्त दोनों को जो इश्यूज हैं, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए शरीफ्स को जो इशू है उन्होंने उनको लेके आए हैं। और जो इस वक्त इंडिविजुअली भी कुछ हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुए हैं, पंजाब के साथ कुछ हुए हैं, सिंध का विजिट कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध को इनवाइट किया था रिसीव करने के लिए। कोई सिंध विजिट का प्लान आया था आपके पास? देखिए, मुझे तो ये पता है कि जब भी इनके बिजनेस डील्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ख्वाह तुर्की के साथ हो, कतरियों के साथ हो, सऊदीज के साथ हो, चाइना के साथ हो, तो उनमें एक बंदा इनके साथ होता है शहबाज शरीफ। बाकी चीफ मिनिस्टर, अब वो पता नहीं है कि एज अ ब्रदर आते हैं, वो वजाहत कर दें कि अगर तो वो बहैसियत भाई उनके साथ होते हैं या बहैसियत चीफ मिनिस्टर। अगर बहैसियत चीफ मिनिस्टर होते हैं तो सवाल ये होता है कि वाई चीफ मिनिस्टर ऑफ वन प्रोविंस, कहीं एक छोटे सूबे को भी साथ, बेशक बिला वो हो बड़ा सूबा है उनको होना चाहिए, लेकिन एक छोटे सूबे को भी साथ मिला लें। और अगर भाई हैं तो हमारे जो फियर्स हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है जाती मफाद के लिए, शरीफ खानदान को उनकी पर्सनल अग्रैंडिसमेंट,
personal business contacts and international contacts to consolidate his power. इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है. It's not fears. ये एक रियलिटी है कि जितने उनके फॉरेन रिलेशंस चल रहे हैं वो क्या कहते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए चल रहे हैं. और बाय द वे ये उनके कतर के साथ नहीं है ताल्लुका, ये कतरी प्रिंस हैज बीन आउट ऑफ फेवर. इसने कूप किया था लेकिन फिर इसने करप्शन की, पकड़ी गई. इसने कतर की गवर्नमेंट ने इसको सूट किया था. तो ये भी नहीं है कि ये प्रिंस इन फेवर अब है. तो इसलिए तो इसमें वैसे ही क्वेश्चन मार्क्स है इस